चलिए जियोग्राफी के रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में हम वर्ल्ड जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी दिख रहे थे। फिजिकल जियोग्राफी का हम अध्ययन कर रहे थे और फिजिकल जियोग्राफी में हम कस्मोलॉजी के बारे में देखे थे। उसके बाद हम अब जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में यानी भू आकृतिक विज्ञान के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं इस जो भू आकृतिक विज्ञान है तो हम फिजिकल जियोग्राफी में क्यों पढ़ते हैं इसे। तो भौतिक भूगोल के इस खंड में यानी फिजिकल जियोग्राफी के इस खंड में हम यानी भू आकृति वाले विज्ञान जो ये खंड है जियोमॉर्फोलॉजी है, तो इस खंड के अंतर्गत हम भूपृष्ठ पर उपस्थित जितने भी विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियां हैं एवं जो उच्चवच हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। एक महोदय है जिनका नाम है सेलिसवॉरी ने ये भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न उच्चवाचों को विभिन्न प्रकार में विभाजित भी किया है। जैसे कि प्रथम श्रेणी के उच्चवाच में इन्होंने महाद्वीप एवं महासागर को रखे हैं। कहते हैं कि प्रथम उच्चवाच में महाद्वीप और महासागर को रखे हैं। और उसके द्वितीय उच्चवाच श्रेणी में इसमें पृथ्वी के अंतर्जात शक्ति से निर्मित स्थलाकृतियां जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि को रखा गया है। और तृतीय श्रेणियों को उच्चवाच में इसके अंतर्गत अपरदन तथा निक्षय प्रक्रिया से जो निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं उसको रखा गया है। अर्थात भू आकृतिक विज्ञान भू आकृतिक विविधता के अध्ययन का विषय है और जिनका निर्माण पृथ्वी की अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियों से प्रभाव से हुआ है। और स्थलाकृतियों का अध्ययन हमेशा ही उच्चवच और संरचना के संदर्भ में किया जाता है। उच्चवच से आशय है कि स्थलाकृतियों में व्याप्त ऊंचाई या गहराई से होता है, जबकि संरचना उससे स्थलाकृतियां का आंतरिक गुण कहलाता है। जैसे कि पठार, पर्वत, मैदान का निर्माण किस पदार्थ से हुआ है उसे कहा जाता है। और इसमें सांद्रता, परंगमता, अनुरावाकरण और यानी क्रिस्टलाइजेशन, अवशंघी एवं दरारें आदि किस प्रकार से पाई जाती हैं, इन तमाम पक्षों को अध्ययन संरचना के अंतर्गत ही हम करते हैं। जैसे कि जो ये जियोमॉर्फोलॉजी है फिजिकल जियोग्राफी के प्रकार में हमने कॉस्मोलॉजी के बारे में देखा था। अब हम जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में देख रहे हैं यानी भू आकृतिक विज्ञान के बारे में देख रहे थे। तो ये भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम उपस्थित मैंने पृथ्वी पर जितने भी विभिन्न प्रकार का स्थलाकृतियां और उच्चवच है उसका हम अध्ययन करते हैं। एक भूगोलवेत्ता है जिनका नाम है सेलिसवॉरी। इन्होंने पृथ्वी पर जितने भी विभिन्न प्रकार के उच्चवच पाए गए हैं उनको विभिन्न भागों में विभाजित किया है। जैसे कि प्रथम श्रेणी में इसमें महाद्वीप और महासागर को रखे हैं और द्वितीय श्रेणी वाले उच्चवच में पृथ्वी के जितने भी अंतर्जात शक्ति से निर्माण हुआ स्थलाकृतियों में जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि को ये रखे हैं। और तृतीय श्रेणी के उच्चवच में इन्होंने अपरदन और निक्षेप की प्रक्रिया से जो स्थलाकृतियों के निर्माण हुआ है उसको रखे हैं। और भू आकृतिक विज्ञान भू आकृतिक विविधता के अध्ययन का विषय है, जिसका निर्माण पृथ्वी की अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियों के प्रभाव से होता है। और स्थलाकृतियों का अध्ययन हम हमेशा ही उच्चवच और संरचना के संदर्भ में करते हैं। और उच्चवच से मतलब है कि मैंने आशा है कि किसी स्थलाकृतियों में व्याप्त ऊंचाई और गहराई कितनी है, जबकि जो संरचना से आशय है उस स्थलाकृतियों के अंतर्गत आंतरिक गुण होता है संरचना, जैसे कि पठार, मैदान, पर्वत पठार हो गए, मैदान हो गए, इन सब का निर्माण किस पदार्थों से हुआ है वो संरचना के अंतर्गत आते हैं। और उसमें सांद्रता, परगम्यता, रावाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन, अवशंधि एवं दरारें आदि किस प्रकार से इसमें पाई जाती हैं, इन सारे तमाम जितने भी पक्ष हैं सारे अंदर संरचना के अंतर्गत हम करते हैं। और भूगोल में किसी भी भौगोलिक परिघटना का अध्ययन मुख्य रूप से दो पक्षों में किया जा सकता है। जैसे कि एक अवस्थिति के आधार पर और एक कालखंड के आधार पर। अवस्थिति के आधार पर देखें जो अवस्थिति है, अवस्थिति से आशय उस स्थान विशेष से है जहां पर कोई विशिष्ट स्थलाकृतियां मौजूद होती है, जबकि कालखंड से आशय उस स्थलाकृतियों के उत्पत्ति होती है। मैंने किस कालखंड की जो स्थलाकृतियां होती है किस कालखंड में उत्पत्ति और विकास हुआ है और उससे का अध्ययन किया जाता है। यानी भूगोल में किसी भी भौगोलिक जो परिघटनाएं होती है उसका अध्ययन हम मुख्य रूप से दो पक्षों में अवस्थिति और कालखंड के आधार पर करते हैं। अवस्थिति से आशय होता है उस स्थान विशेष से जहां पर कोई विशिष्ट स्थलाकृतियां मौजूद होती है, जबकि जो कालखंड है, कालखंड से आशय स्थलाकृतियों में उत्पत्ति और विकास की अवधि से होता है। मैंने किस अवधि में किस स्थलाकृतियों के विकास हुआ है, उत्पत्ति हुई है।
उसके बाद हम भू आकृतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ेंगे, मैंने जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, तो भू यानी भौगोलिक गार्भिक समय सारणी यानी भू गार्भिक समय सारणी देखेंगे। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे। महाद्वीप और सागरीय द्रोणी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत देखेंगे। भूकंप एवं ज्वालामुखी देखेंगे। स्थलाकृतियाँ देखेंगे। अपरदन और अपक्षय भी देखेंगे। अपवाह तंत्र देखेंगे। और स्थलाकृतियाँ में हम प्रवाहित जल से निर्मित, भूमिगत जल से और हिम जल से निर्मित, उसके बाद सागरीय तरंग से निर्मित और पवन द्वारा निर्मित कौन से स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन देखेंगे। सबसे पहले हम भूगर्भिक समय सारणी के देखते हैं। तो भूगर्भिक समय सारणी में देखें तो इसके अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति कालखंड से लेकर वर्तमान तक हुई है। और जो भूगर्भिक समय सारणी है तो इसके अंतर्गत पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, पृथ्वी की उत्पत्ति के कालखंड से लेकर वर्तमान तक हुई है और विभिन्न भूगर्भिक परिघटनाओं का एवं जैविक विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है। और हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति शीतलीकरण यानी ठंडा होने से की प्रक्रिया से हुई है। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति शीतलीकरण की प्रक्रिया से हुई है। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। अब तब से लेकर आज तक कालखंड को निम्नलिखित कई वर्गों में विभाजित करके देखते हैं, जैसे महाकल्प, कल्प, महाकल्प, कल्प, युग, आवश्यक हो गए। इसे कभी कभी क्रम में भी लिखने के फिल्म आते हैं, जैसे कि महाकल्प, कल्प, युग, आवश्यक, इन सब में। उसके बाद विपरीत क्रम में हम लिखेंगे शक, युग, कल्प, महाकल्प। और सही क्रम में लिखेंगे कि महाकल्प, कल्प, युग, आवश्यक। तो महाकल्प के बारे में देखें, जो महाकल्प है तो महाकल्प 4.5 अरब वर्ष पूर्व से लेकर अब तक की आयु को हम जो महाकल्प है, महाकल्प 4.5 अरब वर्ष पूर्व से लेकर अब तक के युग को हम 2 महाकल्पों में विभाजित करते हैं। जैसे कि प्री कैम्ब्रियन में, जो प्री कैम्ब्रियन है वो 4.5 अरब वर्ष से लेकर 570 मिलियन वर्ष तक है। और उसके बाद दूसरा इसका भाग है पोस्ट कैम्ब्रियन है, जो पोस्ट कैम्ब्रियन है 570 से लेकर अब तक के कालखंड है। तो सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन में देखें, जो प्री कैम्ब्रियन है इसे 3 महाकल्पों में, इन 3 कल्पों में विभाजित करते हैं। प्री कैम्ब्रियन को 3 कल्पों में विभाजित करते हैं, जोइक और उसके बाद अर्चोजोइक और प्रोटोजोइक। तो जो जोइक है ये जीवन यानी ऐसे अवधियाँ और या ऐसे काल जिसमें कोई जीव नहीं पाया जाता। जो जोइक हैं जो प्री कैम्ब्रियन कालखंड के 3 भागों में विभाजित करते हैं, जोइक, अर्चोजोइक और प्रोटोजोइक। जो जोइक हैं तो इस कालखंड में, मेनजोइक वाले कालखंड में किसी भी प्रकार के कोई भी मैंने जीव नहीं पाया जाता है। जो अर्चोजोइक हैं, इसे अर्चोजोइक में ऐसा जीव का कालखंड जिसमें अर्की बैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया के कालखंड होते हैं। और जो प्रोटोजोइक है तो वैसा जीवन जिसमें प्रोटोजोआ समूह का प्रचुरता है। तो विस्तार से देखिए अर्चोजोइक के बारे में। तो जो अर्चोजोइक है इसका कालखंड 4.5 अरब वर्ष से 4.5 अरब वर्ष पूर्व से लेकर 38 अरब वर्ष तक का इसका कालखंड है अर्चोजोइक का। यह पृथ्वी के उत्पत्ति के आरंभिक अवधि है और जिसमें भूपर्पटी की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया चल रही थी। ये जो अर्चोजोइक है ये पृथ्वी के उत्पत्ति का आरंभिक अवधि है और इसमें पृथ्वी के भूपर्पटी के उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया चल रही थी इस कालखंड में। परंतु वायुमंडल एवं जल के अभाव के कारण उस समय वायुमंडल और जल की निर्माण नहीं हुआ था, पृथ्वी पर नहीं थी, प्राप्ति इसकी नहीं थी। तो उस समय वायुमंडल और जल के अभाव के कारण किसी भी प्रकार का जीवन की उपस्थित नहीं थे। उसके बाद अर्चोजोइक आता है। अर्चोजोइक का कालखंड 3.8 अरब वर्ष से लेकर ये जो अर्चोजोइक है ये जो जोइक है अर्चोजोइक के कालखंड 4.5 से लेकर 3.8 अरब वर्ष तक है। उसके बाद अर्चोजोइक जो है अर्चोजोइक का कालखंड 3.8 अरब वर्ष से लेकर 2.1 अरब वर्ष तक है। तो यह जो काल अवधि है यह काल अवधि कई संदर्भों में अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आरंभिक वायुमंडल की उत्पत्ति हुई थी इसमें। और आरंभिक वायुमंडल की उत्पत्ति जिसमें कि कार्बनिक, सल्फोरस एवं नाइट्रोजनी गैसों की प्रचुरता या बहुलता पाई गई थी। और साथ ही उस गैसों में से 60 से 80% मात्रा जल वाष्प की उपस्थिति थी। जो अर्चोजोइक है इसका कालखंड 3.8 अरब वर्ष से लेकर 2.1 अरब वर्ष है।
और यह कालखंड यह कालखंड जो अवधि है कई संदर्भों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरंभिक जो वायुमंडल की उत्पत्ति है, आरंभिक जो वायुमंडल है उसकी उत्पत्ति अर्चोजोई के काल में ही हुआ था, जिसमें कार्बनिक, सल्फोरस, नाइट्रोजनी गैसों की प्रचुरता और बहुलता पाई गई थी। और साथ ही उन गैसों में से 60 से 80% मात्रा जल वाष्प की उपस्थिति थी उस समय। उसके बाद धरातल में पहली बार सागर, महासागर, नदी, झील आदि अस्तित्व में आए थे। अर्चोजोई के काल में ही धरातल में पहली बार सागर, महासागर, नदी, झील आदि अस्तित्व में आए थे। और इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में दो प्रकार के मत प्रचलित हैं, मैंने विद्वानों का अलग अलग मत है, तो दो प्रकार के इसमें मत प्रचलित है कि उस पृथ्वी पर सागर, महासागर, नदी, झील का अस्तित्व कैसे आए थे। तो इस कालखंड में एक मत है कि इस कालखंड में पृथ्वी से विशालकाय जलीय उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया होगा और जिससे पृथ्वी में ये जल का अस्तित्व आया होगा। दूसरा इसका मत है कि वायुमंडलीय जल वाष्प वायुमंडल के ठंडा होने के क्रम में संग्रहित या एकत्रित हुए होंगे, एकत्रित होकर बादल का निर्माण हुआ होगा और जिसके द्वारा लाखों करोड़ों वर्षों तक अनवरत वर्षा हुई होगी, जिसके प्रभाव से पृथ्वी के जो तमाम गर्त क्षेत्र हैं वो सागर और महासागर से भर गए होंगे, इसीलिए सागर जल से भर गए होंगे, इसीलिए सागर और महासागर अस्तित्व में आए थे। उसके बाद जो ये इसमें जो अर्चोजोई के कालखंड है, तो अर्चोजोई के कालखंड में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति थी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही कुछ विशिष्ट मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से पृथ्वी में प्रथम जीव अस्तित्व में आए थे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी, फिर भी उस समय जीव जो थे अस्तित्व में आए थे। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही कुछ विशिष्ट प्रकार के मॉलिक्यूल्स थे जिनके आपस में मिलने से पृथ्वी में प्रथम जीव अस्तित्व में आया था, जिसे हम साइनो या आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। और यह आर्कियन जीव ही विकसित होकर शैवालों के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसे हम पादप प्रवर्लक भी कहते हैं। जो आर्कियन जो सबसे पहला जीव पृथ्वी पर जब आया था अर्चोजोई के काल में, उस समय ऑक्सीजन को अनुपस्थिति थी, उससे काल में मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से पृथ्वी पर प्रथम जीव आया था जिसका नाम साइनो या आर्की बैक्टीरिया थी। और यह आर्कियन बैक्टीरिया जो थी, इस आर्कियन जीव ही जो बैक्टीरिया थी, इसी जीव के यही जीव विकसित होकर शैवाल के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसे हम पादप प्रवर्लक भी कहते हैं। उसके बाद शैवालों द्वारा की गई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं, शैवालों द्वारा की गई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एवं जल वाष्प में पराबैंगनी किरणें के प्रहार से जल अंक हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूट गए, जिससे वायुमंडल गैस की उत्पत्ति हुई है। जो ये शैवाल है, जो आर्कियन जीव पृथ्वी के पहले जीव हैं। आर्कियन जो जीव हैं यही इसका विकास हुआ, ये प्रवाल बने। और एक मिनट, ये आर्कियन जो जीव हैं ये शैवाल बने, इनके विकास हुआ, विकास के बाद ये शैवालों के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसे हम पादप अपलोह कहते हैं। यही ये जो शैवाल है, इस शैवालों द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किया गया तो जल वाष्प में पराबैंगनी किरणें का प्रहार हुआ और प्रहार से जल अंक जो था हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ये टूट गए, बिखर गए, अलग अलग हो गए, जिससे वायुमंडल में गैस की उपस्थिति भी हो गई। उसके बाद हम तीसरा कालखंड में देखते हैं पीरियोजोइक के बारे में। पीरियोजोइक जो है हमने इसमें सबसे पहले देखे थे प्रीकैम्ब्रियन में अर्चोजोइक और हम प्रोटोजोइक के बारे में देखते हैं। जो प्रोटोजोइक है इसका कालखंड 2.1 अरब वर्ष से लेकर 5.70 मिलियन वर्ष तक ये कालखंड है। यह कालखंड प्रथम भूगर्भिक हलचल का कालखंड है, मैंने प्रथम बार प्रोटोजोइक में ही भूगर्भिक हलचल हुए थे। इस काल में प्रथम भूगर्भिक कालखंड वाला ये है, पहली बार भूगर्भिक हलचल हुआ था इस कालखंड में, जिसमें विश्व की कई महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां की भी उत्पत्ति हुई थी प्रोटोजोइक में, जैसे भारत में उपस्थित अरावली हो गए, सतपुड़ा हो गए, पूर्वी घाट आदि हो गए, और इन सब की उत्पत्ति हुई थी। अरावली दुनिया के सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रेणियों में आती है और जो अरावली पर्वत है वो मोरदार पर्वत है। और जैविक विकास के क्रम में प्रोटोजोआ की प्रचुरता या बहुलता
अस्तित्व में आई थी और इसलिए इसे हम प्रोटोजोइक काल कहते हैं। मैंने इसी काल में जैविक विकास क्रम में प्रोटोजोआ की प्रचुरता और बहुलता अस्तित्व में आई थी और इसे ही हम प्रोटोजोइक, इसी के नाम पर प्रोटोजोइक काल कहते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि जो अर्चोजोइक है, अर्चोजोइक से लेकर प्रोटोजोइक कालखंड तक के लेकर एक लंबी दौर में पृथ्वी का आंशिक भाग हिम से ढक गया और जिसे प्रथम हिम युग यानी आइस एज भी कहते हैं। भारत के संदर्भ में इसे धरवार हिम युग भी कहा जाता है, जो कर्नाटक के धरवार जिले में प्राप्त होते हैं और कहीं भी महाद्वीपों में जीवन प्राप्त नहीं था। उसके बाद हम पोस्ट कैम्ब्रियन कालखंड देखते हैं। जो पोस्ट कैम्ब्रियन कालखंड है ये 570 मिलियन वर्ष से लेकर अब तक का ये कालखंड है। इसे हम ये जो पोस्ट कैम्ब्रियन कालखंड है इसे भी हम 4 युगों में विभाजित करते हैं। पोस्ट कैम्ब्रियन कालखंड को हम फेनेरोजोइक कहते हैं, फेनेरोजोइक कालखंड भी कहा जाता है। तो पोस्ट कैम्ब्रियन कालखंड को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे पोलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक हो गए। तो जो यानी हिंदी में देखें पूरा जीवी, मध्य जीवी, नवजीवी और न्यूनतम जीवी। तो सबसे पहले पोलियोजोइक के बारे में देखते हैं, यानी पूरा जीवी के बारे में देखते हैं, यानी प्राइमरी टाइम पीरियड के बारे में देखते हैं। पूरा जीवी के बारे में देखें यानी पोलियोजोइक के बारे में, तो इसका आरंभ 570 मिलियन वर्ष से लेकर 220 मिलियन वर्ष तक इसका कालखंड है। जो पोलियोजोइक है, जो पोलियोजोइक यानी जो पूरा जीवी कालखंड जो ये है यानी प्राइमरी टाइम जो पीरियड ये कालखंड है, इस कल्प को 6 युगों में बांटा गया है। यानी पोलियोजोइक कल्प को 6 युगों में बांटा गया है। जैसे कि कैम्ब्रियन हो गए, उसके बाद कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविशियन हो गए, कैम्ब्रियन पीरियड, ऑस्ट्रोवेशियन पीरियड, उसके बाद सेल्यूरियन पीरियड, उसके बाद डेवोनियन पीरियड, उसके बाद कार्बोफेनियस पीरियड, उसके बाद पर्मियन पीरियड हो गए। सबसे पहले सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्ब्रियन पीरियड के बारे में देखते हैं। तो यह कालखंड जो है, ये कालखंड 570 से लेकर 500 मिलियन वर्ष तक है और इस कालखंड में पहली बार छिछले सागरीय जल क्षेत्र में हृदयविहीन जंतुओं का उद्भव हुआ था। पहली बार जो कैम्ब्रियन कालखंड है इसमें जो इसका कालखंड 570 मिलियन से लेकर 500 मिलियन वर्ष तक है। तो पहली बार इस कालखंड में जो छिछले सागरीय जल थे, छिछली सागरीय जल क्षेत्र में हृदयविहीन जंतुओं का उद्भव और विकास भी हुआ था, यानी कीड़े मकोड़े के विकास हुआ था। उसके बाद अगला कालखंड है जो ऑर्डोविशियन जो कालखंड है, ऑर्डोविशियन कालखंड जिसे हम सेकेंडरी टाइम पीरियड कहते हैं, यानी मध्य जीवी भी इस कालखंड को कहते हैं। तो इस कालखंड का विकास जैसे 500 मिलियन वर्ष से लेकर 440 मिलियन वर्ष तक ये कालखंड रहा है। और छिछले सागरों में जो पाई जाने वाले हृदयविहीन यानी कीड़े पिलुए जो हैं, हृदयविहीन जंतुओं में पहली बार जैविक विकास प्रक्रिया हो रही थी और इस कालखंड में पुनः एक भूगर्भिक हलचल हुआ जिसे हम कैलेडोनियन ओरोजेनी कहते हैं। और शब्द ओरोजेनी से आसे है भूगर्भिक हलचल के प्रभाव से पर्वतों की उत्पत्ति की प्रक्रिया से है। और इस काल अवधि में यूरोप का स्कैंडिनेवियन पर्वत का निर्माण हुआ जो नॉर्वे एवं स्वीडन में है, स्कैंडिनेवियन पर्वत, और भारत का विंध्य पर्वत हो गया और उत्तर अमेरिका का कैटस्किल पर्वत हो गया। इन सब की उत्पत्ति हुई थी ऑर्डोविशियन कालखंड में, क्योंकि भूगर्भिक हलचलें हुई थी इस कालखंड में दोबारा। उसके बाद साथ ही अरावली का फिर पुनर्उद्धार भी हुआ था। उसके बाद हम अगला कालखंड आता है जिसे हम सिल्यूरियन पीरियड कहते हैं। जो सिल्यूरियन जो पीरियड है यानी जिसे जो सिल्यूरियन पीरियड जो है एक मिनट जो ये हम दिख रहे थे पोस्ट कैम्ब्रियन में,
पोलियोजोइक। पोलियोजोइक जो है पुराजीवी है। पुराजीवी को हम कई भागों में विभक्त भी किए हैं, कैम्ब्रियन, उसके बाद ऑर्डोविशियन, उसके बाद सिल्यूसियन और डेवेनियन और कार्बोफेनियस और पर्मियन। उसके बाद हम सबसे पहले इसमें पोलियोजोइक में यानी पुराजीवी कालखंड में हम कैम्ब्रियन देखें। इसका कालखंड 570 से लेकर 500 मिलियन वर्ष तक है। उसके बाद ऑर्डोविशियन कालखंड देखें। इस ऑर्डोविशियन जो कालखंड है इसका कालखंड 500 से लेकर 540 तक है। और इसमें जो ये कैम्ब्रियन जो कालखंड है, पहला जो कैम्ब्रियन कालखंड जो 570 से लेकर 500 मिलियन वर्ष है, इसमें छिछले सागरीय जल क्षेत्रों में कीड़े मकोड़े पिलुएली का उद्भव हुआ था, विकास हुआ था। उसके बाद ऑर्डोविशियन जो कालखंड है, इसमें जो कीड़े मकोड़े थे वो ये जंतुओं में पहली बार जैविक विकास हो गए, थोड़ा जंतुओं में इनका विकास होकर कुछ जंतुओं में तब्दील हो गए थे। और उसके बाद इस कालखंड में फिर एक बार भूगर्भिक हलचल भी हुआ था, और जिसे हम कैलेडोनियन ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन से आशय होता है कि भूगर्भिक हलचलों के प्रभाव से पर्वतों की उत्पत्ति की प्रक्रिया हुआ था हलचल की वजह से। और इससे के हलचल के वजह से यूरोप का स्कैंडेनियन पर्वत का निर्माण हुआ था, भारत का विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ था, और उसके बाद अमेरिका के कैटसिक पर्वत का निर्माण हुआ था, और इन सब की उत्पत्ति हुई थी इस कालखंड में। और अरावली जो पर्वत थी जिसका प्लेटोजोइक के कालखंड में उत्पत्ति हुई थी, उसका फिर से पुनरुद्धार हो गया था इस कालखंड में। उसके बाद हम सिल्यूरियन कालखंड देखते हैं। सिल्यूरियन जो कालखंड है यानी प्रोटोजोइक के तीसरा ये पार्ट जो है सिल्यूरियन कालखंड, इसे देखते हैं। तो इसका कालखंड 440 से लेकर 400 मिलियन वर्ष पूर्व तक इसका कालखंड है। इसकी विशेषताएं में देखिए तो सागरीय जल क्षेत्र में पहली बार जो ये सिल्यूरियन कालखंड है, तो इसमें पहली बार मछली अस्तित्व में आई थी तथा धरातल में सागर तलों पर, नदी झील तटों पर पत्ती विहीन वनस्पतियों का उत्पन्न हुआ था, बिना पत्ती वाले वनस्पतियों को उत्पन्न हुआ था। और इसके पूर्व धरातल में किसी भी प्रकार के जीव नहीं आए थे। जो ये प्रोटोजोइक कालखंड है, प्रोटोजोइक में सबसे पहले कैम्ब्रियन कालखंड में छिछले सागरीय गर्त में पिलुए का निर्माण हुआ था, कीड़े या पिलुए का निर्माण हुआ था, और यानी जिसे रिद्धविहीन जंतु कहते हैं, उसका निर्माण हुआ था। फिर प्रोटोजोइक के दूसरे प्रकार में जो ऑर्डोविशियन जो कालखंड है, इसमें जो कीड़े मकोड़े थे, जो रिद्धविहीन जंतुएं थे, वो थोड़ा जंतुओं में तब्दील हुए थे, और भूगर्भिक हलचल हुई थी जिससे पर्वतों का निर्माण हुआ था इस कालखंड में। जैसे भारत में विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ था, अमेरिका में कैटस्किल का पर्वत का निर्माण हुआ था, यूरोप में स्कैंडेनिया पर्वत का निर्माण हुआ था, और उसके बाद जो अरावली का पुनरुद्धार हुआ था। उसके बाद फिर प्रोटोजोइक कालखंड के तीसरे जो पार्ट है सिल्यूरियन जो कालखंड है। सिल्यूरियन जो कालखंड में जिसका कालखंड 440 से 400 मिलियन वर्ष तक है, तो इस कालखंड में जो सागरीय जल क्षेत्र में जब कीड़े मकोड़े थे थोड़ा जंतुओं में तब्दील हुए थे, लेकिन अब ये मछलियों के रूप में इनका विकास होता। सागरीय जल क्षेत्र में मछलियाँ अस्तित्व में आई थी इस कालखंड में, सिल्यूरियन कालखंड में मछलियाँ अस्तित्व में आई थी। धरातल में सागर तटों पर, नदी झील तटों पर पत्ती विहीन वनस्पतियों का भी उत्पन्न हुआ था इस कालखंड में, और इनके पूर्व धरातल में किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पाए गए थे। उसके बाद डेवोनियन यानी ये जो प्रोटोजोइक काल है यानी पुराजीवी जो काल है, तो इस कालखंड के जो चौथा पार्ट है डेवोनियन कालखंड। डेवोनियन कालखंड जो है इसका कालखंड 400 से लेकर 350 वर्ष तक है, और इस कालखंड में सागरीय जल क्षेत्र में मछलियों का साम्राज्य हो गया। पहले सिल्यूरियन कालखंड में थोड़ा अस्तित्व में आई थी, लेकिन डेवोनियन कालखंड में मछलियों का पूरा साम्राज्य हो गया, और यह पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, इसलिए इसे मत्स्य युग भी कहा जाता है। डेवोनियन कालखंड को मत्स्य युग भी कहा जाता है, फिश एज भी कहा जाता है। और धरातल के पत्ती विहीन वनस्पतियां आई थी, तो पत्ती विहीन वनस्पतियों में पहली बार पत्तियां भी दिखाई देने लगी। जो सिल्यूरियन कालखंड में पहली बार जो गर्त क्षेत्र और सागरीय तटों पर, नदी झील तटों पर पत्ती विहीन यानी बिना पत्ते वाले वनस्पतियों का उद्भव हुआ था, वो अब डेवोनियन कालखंड में पत्तियां पहली बार दिखाई देने लगी, यानी वनस्पतियों में पत्तियां दिखाई देने लगी, और तटीय क्षेत्र हैं अब हरे भरे हो गए थे।
उसके बाद प्रोटोजोइक कालखंड के पांचवा पार्ट आता है, जो पांचवा पार्ट है जिससे हम कार्बोनिफेरस कहते हैं। कार्बोनोफेरस जो कालखंड है यह 350 से लेकर 270 मिलियन वर्ष तक के कालखंड है। और इसमें धरातलीय वनस्पतियाँ धरातलीय वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बृहद हुई तथा कठोर तने वाली हो गई, और तथा इन वनस्पतियों के झीलों, घाटियों आदि में लाखों वर्षों तक दफन होने से अनुकूल ताप और दाब में कोयला का निर्माण हुआ था। जो ये धरातलीय वनस्पतियां थी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से यह बृहद हुई, कठोर तने वाली बन गई थी। और इन वनस्पतियों के जो वनस्पतियाँ थी झील और तटों के किनारे इनका उत्पत्ति हुआ था। तो जब ये झील और किनारों पर ये लाखों वर्षों तक जब दफन होती रही, स्वाभाविक है कि जो कई वर्षों तक एक वनस्पति नहीं रख सकती, दफन होगा फिर नई वनस्पति को उत्पन्न होगा। तो जो दफन हो रही थी वो दफन होने से अनुकूल ताप और दाब मिला। उनके अनुकूल ताप और दाब के वजह से कोयले का उन धरातल और घाटीय झीलों में कोयले का निर्माण हुआ, और संसार का 90% जो कोयले हैं, 90% से अधिक कोयला इसी कालखंड से प्राप्त होते हैं, यानी कार्बोनिफेरस कालखंड से ही प्राप्त होते हैं। और इसे कोयला युग भी कहा जाता है। कार्बोनिफेरस जो कालखंड है इसे कोयला युग भी कहा जाता है। इसके अलावा इसी कालखंड अवधि में धरातल पर सरीसृप वर्गों का उद्भव भी हुआ एवं विकास भी हुआ था। लाखों वर्षों तक प्राप्त होने वाली अनियमित वर्षा के प्रभाव से पुनः वैश्विक तापमान में गिरावट आई, और जिससे ध्रुवों से अधिकांश उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हिमाच्छिद, यानी जो पर्वत से ढके हुए थे, अक्षांशित क्षेत्र हिमाच्छिद हो गए थे। और जो अक्षांशीय जो क्षेत्र थे वो हिमाच्छिद हो गए, यानी बर्फ से ढक गए थे, और इसलिए इसे द्वितीय हिमयुग भी कहा जाता है। जो कार्बोनिफेरस युग है इसमें कोयले की प्रचुर मात्रा भी प्राप्त होती है इसी कालखंड से, इसे कोयला युग भी कहा जाता है। और इस कालखंड में पुनः वैश्विक तापमान की गिरावट आई, और जिससे ध्रुवों में अधिकांश उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में जो अक्षांशीय क्षेत्र थे बर्फ से ढक गए थे, इसलिए इस कालखंड को द्वितीय हिमयुग भी कहा जाने लगा। उसके बाद प्रोटोजोइक कालखंड के छठा जो इसका भाग है, छठा जो पार्ट है जिसे हम पार्मियन कालखंड कहते हैं, पार्मियन पीरियड कहते हैं। इस कालखंड का 270 से लेकर 220 तक इस कालखंड रहा है। और इस काल अवधि में पुनः भूगर्भिक हलचल हुई थी, फिर से पुनः भूगर्भिक हलचलें हुई तथा विश्व में कई भागों में प्राचीन बलित श्रेणियां निर्मित हो गई थी, जैसे कि उत्तर अमेरिका का अमलेशियन पर्वत, दक्षिण अफ्रीका का ड्रेवियन पर्वत, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइजिन रेंज, और यूरोप का यूराल पर्वत तथा मध्य एशिया के पर्वत। इन्हें संयुक्त रूप से हेर्शियन और जेनी भी कहा जाता है। तो हमने जो प्रीक्रेवियन कालखंड है, प्रोटोजोइक जो कालखंड है जिसे पूरा जीवी हम कालखंड कहते हैं, इसमें हम कार्बोनी पीरियड देखें जिसका 570 से 500 तक था कालखंड था। इसमें पहली बार सागरीय जल क्षेत्रों वाले गर्त में विभिन्न जंतुओं का उद्भव हुआ। उसके बाद आर्डोविशियन जो कालखंड है इसका दूसरा है। तो इसमें पहली बार जो जंतु थे, जो विभिन्न जंतुएं थी, पहली बार जैविक विकास प्रक्रिया में आई थी। और उसके बाद जंतुओं में पहली बार जैविक विकास प्रक्रिया में आई थी। इसी कालखंड में भूगर्भिक हलचलें हुई जिसके वजह से कुछ पर्वतों का निर्माण हुआ था, जैसे यूरोप का एस्कैडियन पर्वत का निर्माण हुआ, भारत का विंध्य पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, उत्तर अमेरिका का कैटलिस पर्वत का निर्माण हुआ, फिर जो अरावली थी, अरावली का पुनरुद्धार हुआ था। उसके बाद इसी कालखंड में जो सिल्यूरियन कालखंड है, सिल्यूरियन कालखंड में जो सागरीय जल क्षेत्र है वहाँ मछलियाँ अस्तित्व में आई थी पहली बार, और नदी झील तटों पर पत्ती विहीन वनस्पतियों का उत्पन्न भी हुआ था। उसके बाद फिर डोबेनियन कालखंड जो है, डोबेनियन कालखंड में मछलियों का साम्राज्य हो गया था, और जो पत्ती विहीन वनस्पतियाँ थी
पति विहीन जो वनस्पतियाँ थी उसमें पत्तियाँ आ गई थी और इस पत्तियाँ आ गई थी और जो तटीय क्षेत्र वो हरे भरे हो गए थे। उसके बाद फिर कार्बोनिफेरस जो कालखंड आया, इसी कालखंड के कार्बोफेरस जो कालखंड है वहाँ जो धरातलीय वनस्पतियाँ थी वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से वो बृहद में बड़े वनस्पतियाँ हो गई, कठोर तने वाली हो गई थी। और उनके लाखों वर्षों तक जब उनके लाखों वर्षों तक इन वनस्पतियों का अथी हुआ, दफन हुआ। और दफन जब हुआ तो यहाँ अनुकूल ताप और दाब उत्पन्न हुए। अनुकूल ताप दाब से कोयले का निर्माण हुआ। संसार का 90% कोयला इसी कोयले की प्राप्ति मैंने इसी कालखंड से प्राप्त होती है, इसलिए इसे कोयले युग भी कहा जाता है। और फिर इस धरातल में सरीसृप का उद्भव भी हुआ इसी कालखंड में। लाखों वर्षों तक प्राप्त होने वाली अनिवृत्त वर्षा के प्रभाव से पुनः लाखों वर्षों तक अनिवृत्त वर्षा हुई, जिसके प्रभाव से वैश्विक तापमान में गिरावट भी आई थी। गिरावट की वजह से जो अक्षांशीय क्षेत्र थे हिम से ढक गए थे, यानी हिमच्छादित हो गए थे, इसलिए द्वितीय हिमयुग भी कहा जाने लगा। और फिर इसी कालखंड के जो छठा प्रकार है यानी प्रोटोजोइक के छठा जो प्रकार है पर्मियन जो कालखंड है, इसी कालखंड में पहले फिर भूगर्भिक हलचलें हुई थी। और जब भूगर्भिक हलचलें हुई तो कई प्राचीन बलित पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ था, जैसे कि उत्तर अमेरिका में का अमलेशियन पर्वत का निर्माण हुआ, दक्षिण अफ्रीका का ड्रेविन पर्वत का निर्माण हुआ, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइजिन रेंज का निर्माण हुआ, यूरोप का यूराल का निर्माण हुआ, मध्य एशिया के पर्वतें निर्माण हुई। संयुक्त रूप से इसे इन सारे पर्वतों का निर्माण हुआ तो संयुक्त रूप से इसे हैरिसिनियन ऑरेगन भी कहा जाता है। उसके बाद अब मिसोजोइक कालखंड आता है, यानी पोस्ट क्रेवियन में हम प्रोटोजोइक कालखंड देख लिए। अब इसका दूसरा मेसोजोइक कालखंड देखते हैं। मिसोजोइक कालखंड जिससे हम मध्यजीवी भी कहते हैं, यानी इसे हम मध्यजीवी कहते हैं। जो मिसोजोइक हैं इसे हम मध्यजीवी कहते हैं। तो पोस्ट क्रेवियन में दूसरा कालखंड है मिसोजोइक का कालखंड 220 से लेकर 75 मिलियन वर्ष तक पूर्व रहा है। और 220 से 75 मिलियन वर्ष पूर्व की घटनाओं से युक्त इस कालखंड को 3 युगों में विभाजित भी किया जाता है। जो मिसोजोइक है इसे हम 3 युगों में विभाजित करते हैं, यानी 3 कालखंडों में 3 कल्पों में हम इसे विभाजित करके देखते हैं, यानी ट्रेसाइक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड के बारे में देखें। तो सबसे पहले ट्रियासिक पीरियड के बारे में देखें तो इसका कालखंड 220 से लेकर 180 मिलियन वर्ष पूर्व तक रहा है। और इस काल अवधि में भूपटल में अत्यधिक मात्रा में पोटासी चट्टानों का निक्षेपण हुआ था, यानी निर्माण हुआ था। और साथ ही स्थलीय भाग में सरीसृप वर्ग जो थे वो बढ़ता हुआ डैमानूर के उद्भव के रूप में विकसित हुए। जो ट्रियासिक युग था इसका कालखंड 220 से लेकर 180 मिलियन वर्ष तक पूर्व तक था। और इस काल अवधि में भूपटल में अत्यधिक मात्रा में पोटासी चट्टानों का निक्षेप हुआ। और साथ ही स्थलीय भाग में स्थलीय भाग में सरीसृप जो वर्ग थे वो बढ़ता हुआ वो डैमानूर के उद्भव के रूप में विकास हो गए थे। उसके बाद जुरासिक युग देखें। जुरासिक युग का 180 से लेकर 120 मिलियन वर्ष पूर्व तक की कालखंड रहा है। और इस एज को हम डायनासोर एज भी कहते हैं, यानी डायनासोर का युग कहा जाता है जुरासिक को, क्योंकि पृथ्वी में साम्राज्य डायनासोर का ही था। इस समय जो ये कालखंड था, जुरासिक जो कालखंड था 180 से 120 मिलियन वर्ष पूर्व तक जो कालखंड था वो डायनासोर का युग था। और पृथ्वी में डायनासोर का साम्राज्य था पृथ्वी पर। इस कालखंड में पहली बार मुक्त आकाश में उड़ने वाले ये पक्षी वर्ग का विकास हुआ था। और साथ ही पैरों की डालियों पर उछल कूद कर चलने वाले एक जीव का विकसित हुआ था, जिसे हम जुरेसिक कालखंड ही कहते हैं, जिसमें वनस्पतियों पहली बार पुष्प फूल आ गए थे या जिससे परागण की प्रक्रिया ही हुई थी। यानी जो जुरासिक कालखंड है, जुरासिक कालखंड में ही जो ये
जुरासिक के कालखंड में ही डायनासोर आए थे और पहली बार ये आकाश में उड़ने वाले पक्षी का विकास हुआ था इस कालखंड में। इसी कालखंड में डालियों पर उछल कूद करने वाले एक जीव का विकसित हुआ था। और इसी कालखंड में यानी जुरासिक के कालखंड में ही इसमें वनस्पतियों में पहली बार पुष्प यानी फूल आ गए थे। जो पौधे थे उसमें फूल भी खिल रहे थे और अपने परागण की प्रक्रिया ये आरंभ कर दिए थे। उसके बाद क्रेटेशियस कालखंड आता है, जिसका कालखंड 120 से 175 मिलियन वर्ष तक रहा है। इस ये जो कालखंड है पृथ्वी पर उल्का पिंड के प्रहार हुआ। इस कालखंड में क्रेटेशियस कालखंड में पृथ्वी पर उल्का पिंड के प्रहार हुआ। उसके प्रहार से निकलने वाले जो विकिरण है, विकिरण के प्रभाव से डायनासोर विलुप्त हो गए थे और दुनिया के स्तर पर लावा निर्मित पठारों की उत्पत्ति भी हुई थी। अब भारत में जैसे दक्कन का पठार हुआ, उत्तर अमेरिका में कोलंबिया का पठार हुआ, दक्षिण अमेरिका में पराना का पठार हुआ, इथोपिया में अबिसिनिया का पठार हो गया और आयरलैंड में अंतरिम पठार हो गया। और साथ ही धरातल पर विभिन्न स्तनधारी जीवों का भी उत्पत्ति एवं विकास भी हुआ था इस कालखंड में। उसके बाद जो ये कालखंड है उसके बाद हम तीसरा में देखेंगे जो सेनोजोइक कालखंड आएगा। जो पोस्ट क्रेबियन में सिनोजोइक कालखंड जिसे हम नवजीवी कहते हैं। तो हमने पोस्ट क्रेबियन में प्रोटोजोइक देखा, मेसोजोइक देखें। मेसोजोइक में हमने देखा था कि ये 220 से लेकर 75 मिलियन वर्ष तक ये कालखंड रहा है। फिर से इसका 3 वर्गों में इस कालखंड की दृष्टि से 3 कल्पों में विभाजित करके हम देखें। जैसे ट्रियासिक कालखंड 220 से 180 मिलियन वर्ष तक रहा है। और इस कालखंड में भूपटल में अधिकांश मात्रा में पोटासी चट्टानों का निक्षेपण निर्माण भी हुआ था। और साथ ही स्थलीय भाग में सरीसृप जो वर्ग हुए थे वो बढ़कर डेमानूर के उद्भव के रूप में ये विकसित हुए थे। उसके बाद दूसरा कालखंड जुरासिक कालखंड आया था जो 180 से लेकर 120 तक था मिलियन वर्ष तक। और इसे डायनासोर युग भी कहा जाता है जुरासिक युग को। और क्योंकि इस जो ये कालखंड था उस समय पृथ्वी पर डायनासोर का साम्राज्य ही था। और उसी समय पहली बार पृथ्वी पर मुक्त रूप से आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का विकास हुआ था। और ये पक्षियों का विकास हुआ था और साथ ही जो पेड़ पौधे के डालियों पर उछल कूद करने वाले एक जीव का भी विकास हुआ था। जिसमें उसके बाद फिर वनस्पतियों में पहली बार इसी कालखंड में जुरासिक कालखंड में ही वनस्पतियों में पहली बार पुष्प फूल खिले हुए थे। जो वनस्पतियाँ थी परागण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। उसके बाद फिर एक क्रेटेशियस कालखंड आया था जो 120 से लेकर 75 मिलियन वर्ष तक कालखंड था। इसमें पहली बार इस जो कालखंड था उल्का पिंड का प्रहार हुआ। उल्का पिंड के प्रहार से उल्का पिंड से निकलने वाले कुछ विकिरण थे और विकिरण के प्रभाव से डायनासोर विलुप्त हो गए थे। और दुनिया के स्तर पर कई सारे लावा निर्मित पठारों की उत्पत्ति हुई थी। जैसे भारत में दक्कन का पठार जो था उसका निर्माण हुआ। और उत्तर अमेरिका में कोलंबिया का पठार निर्माण हुआ। और दक्षिण अमेरिका में परागन का पठार निर्माण हुआ। इथोपिया में अबिसिनिया का पठार का निर्माण हुआ। आयरलैंड में अंतरिम पठार का निर्माण हुआ था। और साथ ही धरातल पर विभिन्न स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति और विकास का प्रारंभ इसी कालखंड में हुआ था। फिर से पोस्ट क्रेबियन कालखंड के हम तीसरा पार्ट देखते हैं। सिनोजोइक यानी सेनियोजोइक कालखंड के बारे में देखते हैं। सेनियोजोइक के कालखंड के देखें जो 75 मिलियन वर्ष से 11 मिलियन वर्ष तक ये रहा है। सेनियोजोइक जो कालखंड है 75 मिलियन वर्ष से 11 मिलियन वर्ष तक ये कालखंड रहा है। तो इस कालखंड में पुनः एक भूगर्भिक हलचल हुआ था। जो सेनियोजोइक था इसमें भी पुनः एक बार भूगर्भिक हलचलें हुई थी जिसमें संपूर्ण विश्व में कई नवीन पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई थी। जैसे यूरोप में अल्पस का निर्माण हुआ, अफ्रीका में एटलस का, उत्तर अमेरिका में रॉकी का निर्माण हुआ, दक्षिण अमेरिका में एंडीज का, भारत में हिमालय का निर्माण हुआ था। उसके बाद अल्पस की उत्पत्ति जो यूरोप की अल्पस से बलित पर्वत श्रेणियां हैं, अल्पस की उत्पत्ति के कारण ही इस युग को एज ऑफ अल्पाइन ऑर्गाइन कहा जाता है। और पुनः चूंकि इस काल अवधि में आज के अधिकांशतः स्तनधारी जीवों का उद्भव भी हुआ और विकास भी हुआ था। आज जो अधिकांश स्तनधारी जीव पाए जाते हैं
अधिकांश जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं उनमें से अधिकांश स्तनधारियों का विकास इसी कालखंड में उद्भव और विकास हुआ था, सेनियोजोइक के कालखंड में ही, और इसीलिए इसे स्तनधारी जीवों का युग भी कहा जाता है। इस कल्प को भी हम विभिन्न भागों में विभाजित करके देखते हैं, जैसे कि पोलियोसीन हो गया, पोलियोसीन से इरोसीन, इरोसीन से ओलिगोसीन हो गया, ओलिगोसीन से मियोसीन, मियोसीन से पोलियोसीन। इसे हम फैक्ट में जैसे PEOMP में याद कर सकते हैं। पोलियोसीन, पोलियोसीन हुआ, इओसीन, उसके बाद ओलियोसीन, उसके बाद मायोसीन, मायोसीन के बाद पोलियोसीन। तो सबसे पहले पोलियोसीन के बारे में देखते हैं। जो पोलियोसीन है, पोलियोसीन में रॉकी एंडीज एवं अल्प्स, जो अल्प्स पर्वत हैं, बलित पर्वत, अल्प्स का उद्भव हुआ था। ये सब बलित पर्वतें हैं। इस कालखंड में सिर्फ जितने भी पर्वतों का निर्माण हुआ वो बलित पर्वतों का निर्माण हुआ था। तो ये जो पोलियोसीन है, पोलियोसीन यानी सेनियोजोइक जो कालखंड है इसमें सिर्फ बलित पर्वतों का निर्माण हुआ था। तो इसमें हम पहला इसका पार्ट में देखते हैं जो पोलियोसीन है। पोलियोसीन जो कालखंड था इसमें रॉकी एंडीज एवं अल्प्स का उद्भव हुआ और आज के विभिन्न शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं के पूर्वजों का भी उद्भव हुआ था, जैसे गाय, हिरण, भालू, गेंडा, हाथी, बाघ, चीता, शेर आदि का उद्भव हुआ था इस समय। उसके बाद इओसीन आता है। इओसीन कालखंड जो है इसमें ट्रांस हिमालय श्रेणियों का उद्भव हुआ था, जबकि अल्प्स एवं रॉकी आदि का विकास हुआ था। उसके बाद ओलियोसीन आता है। ओलियोसीन जो है इस कालखंड अवधि में भारत की जो बृहद हिमालय है, भारत के बृहद हिमालय की श्रेणियों की उत्पत्ति हुई थी। साथ ही जंगलों में पहली बार एक पूंछ विहीन कपी देखा गया था जिसे एप कहते हैं, और यह बंदरों के भांति ही पेड़ पौधे पर निवास करते थे। और जीव वैज्ञानिकों के अनुसार माना जाता है कि यह जो एप ही मानव जाति का पूर्वज है। उसके बाद फिर इसे मायोसीन इस कालखंड के आता है। मायोसीन जो है, मायोसीन में मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई, जो मध्य हिमालय है उसकी उत्पत्ति हुई थी, जबकि इसके पूर्व की श्रेणियां निरंतर विकसित हुई थी और पेड़ों पर रहने वाले जो कपी या जो एप जो जीव थे धरातल पर पहली बार दो पैरों पर खड़ा होकर चलना सीख गए थे, जिसे हम हेविलाइज कहते हैं। और उसके बाद अगला कालखंड आता है जिसे हम प्लायोसीन कहते हैं। जो प्लायोसीन ये कालखंड है, इस कालखंड में शिवालिक श्रेणी का उद्भव और विकास हुआ था। और दो पैरों पर खड़ा होकर चलने वाले जो मानव शिकार का जो दो पैरों पर खड़ा होकर चलने वाले जो एप थे, जो एप या कपी थे, ये अब शिकार करने का कला सीख गए थे, जिसे हम होमो इराक्ट्स कहते हैं। तो जैसे कि हमने पोस्ट क्रेबियन में पोलियोसीन देखे, पोलियोसीन में मिसोसीन के बाद सेनियोसीन के बारे में देखें। सेनियोसीन जो है इसमें सिर्फ बलित पर्वतों का निर्माण हुआ है और इसमें भी जैसे इसका कालखंड पोलियोसीन है, इसका कालखंड में जिससे भी कई वर्गों में विभाजित करते हैं। पोलियोसीन जो है इसमें रॉकी एंडीज और अल्प्स का उद्भव हुआ, विकास हुआ, बलित पर्वत सब है और इसमें शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के जो पूर्वज हैं उनका विकास हुआ। जो आज हम शाकाहारी और मांसाहारी जो जंतुएं देखते हैं उसके पूर्वजों का इसी समय निर्माण हुआ था, जैसे गाय, हिरण, भालू, गेंडा, हाथी, बाघ, चीता, शेर आदि का इनके पूर्वजों का निर्माण हुआ था उस समय पोलियोसीन में। उसके बाद इओसीन आता है। इओसीन में ट्रांस हिमालय श्रेणियों को उद्भव हुआ था और अल्प्स और जो रॉकी पर्वत है, बलित पर्वत श्रेणी है, इसका सिर्फ विकास हुआ था। ओलिगोजोसीन है, इस कालखंड अवधि में भारत के जो बृहद हिमालय है उसकी उत्पत्ति हुई थी और जंगलों में पहली बार एक पूंछ विहीन कपी देखा गया था, जिसका पूंछ नहीं था। एक पूंछ विहीन जंतु देखा था जिसे कपी कहते हैं और जिसे एज भी कहते हैं। और यह बंदरों के भांति ही दिखता था, बंदरों के भांति जैसे पेड़ों पर निवास करते थे। और जीव वैज्ञानिक जो है उनके अनुसार कहा जाता है कि जो एप हैं या जो कपी हैं वो मानव जाति के पूर्वज माने जाते हैं, कि इन्हीं से मानव जातियों का विकास हुआ है। उसके बाद जो मायोसीन जो है तो ये मध्य हिमालय है उसकी उत्पत्ति हुई है इस कालखंड में और जो इसके पूर्व की जो श्रेणियां हैं हिमालय के उसका निरंतर विकास हुआ है। और जो पेड़ों पर रह के चलने वाले जो कपी थे, एप थे,
वो अब धरातल पर पहली बार दो पैरों पर खड़ा होकर चलने लग गए थे, चलना सीख गए थे। और जिसे हम होमो हैबिलिस कहते हैं। और उसके बाद फिर प्लायोसीन कालखंड आता है। प्लायोसीन जो कालखंड है, इस कालखंड अवधि में जो शिवालिक श्रेणियां थी उसका उद्भव और विकास हुआ। और जो दो पैरों पर चलने वाले जो होमो हैबिलिस जो थे, जो कपी हेमो हैबिलिस बन गए थे जब दो पैरों पर खड़ा होकर धरातल पर चलने लगे थे। ये अब शिकार करना सीख गए थे, शिकार कर रहे थे, जिसे हम होमो इरेक्टस कहते हैं। उसके बाद पोस्ट क्रेवियन कालखंड के चौथा कालखंड आता है नियोजोइक। जो ये नियोजोइक है, इसका कालखंड 11 मिलियन वर्ष से लेकर अब तक जो कालखंड चल रहा है, ये सब आते हैं। तो इस कल्प को हम दो भागों में विभाजित करके देखते हैं, जैसे कि प्लीस्टोसिन जिसे हम हिमयुग कहते हैं। तो इस महान युग के नाम से ही जो ये महान युग है, हिमयुग है, इस महान युग के नाम से ही जाना जाता है। जो ये महान युग है, इसे हिमयुग के नाम से जाना जाता है। जो ये कालखंड है प्लीस्टो जो सीन है, जिसे हिमयुग कहते हैं, तो इस कालखंड को, इस महान युग को हम हिमयुग के नाम से जानते हैं, जिसमें 4 क्रम की हिमयुगों की उत्पत्ति हुई है, जिससे कि गुंज हो गया, उसके बाद मिंडोल हो गया, रिस हो गया, वर्म हो गया। तो इस काल अवधि में उत्तर भारत के विशाल मैदान का उत्पत्ति हुआ। इस कालखंड अवधि में उत्तर भारत के विशाल मैदान, हिमालय की पर्वत घाटियां का उत्पत्ति एवं विकास हुआ। और साथ ही उपध्रुवीय प्रदेशों तथा उच्च पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में हिमानी निर्मित झीलों की उत्पत्ति हुई थी। जैसे उत्तर अमेरिका की महान झील हो गए, जिसे हम द ग्रेट लेस ऑफ अमेरिकन में अमेरिका कहते हैं। और ये फिनलैंड में पाई जाने वाली हजारों फिंगर लेस आदि वाले हैं। और मानव इस काल अवधि में पशुपालक मानव हो गया था, और पशु के झुंड को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक और निरंतर करता था, और चारों ओर पानी की खोज में भ्रमण भी करता था, जिसे हम होम सैपियन कहते हैं। और उसके बाद जो ये इसका जो दूसरा कालखंड आता है, तो इसमें होलियोसीन जो ये कालखंड है, होलियोसीन जो 11,000 से लेकर 200 वर्ष पूर्व से लेकर आरंभ होने वाले ये कालखंड है, और अब तक ये चल रहा है। अर्थात हम होलियोसीन हिमयुग में निवास करते हैं। उसके बाद हिमयुग की समाप्ति के उपरांत इस काल अवधि में जलवायु पुनः गर्म होने लगी थी, जिससे हम दुनिया के स्तर पर उष्ण मरुस्थलीय जो उष्ण मरुस्थलीय स्थल है, उष्ण मरुस्थलीय की उत्पत्ति हुई, जिससे अफ्रीका में सहारा एवं काला हांडी हो गए। और उसके बाद पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल हो गए, और पश्चिम एशिया में एवं भारत का थार मरुस्थल हो गए। थार मरुस्थल इसी काल अवधि में विकसित हुआ है। उसके बाद तटीय मैदानों का भी उद्भव इस कालखंड में विकास हुआ था, और मानव नदी घाटी सभ्यता और कृषि युग में प्रवेश कर गए थे, और अर्थात कृषि कार्य करना सीख गए थे, जिसे हम होम सैपियंस कहते हैं। और वर्तमान भूगर्भ शास्त्रियों में होलोसीन युग को 3 शकों में विभाजित किया गया है, जैसे कि पहला है ग्रीनलैंडियन एज, जिससे 11,200 वर्ष से लेकर 8,000 पूर्व वर्ष तक है। उसके बाद नॉर्थ ग्रिपियन एज हो गए, जिससे 8,000 से 42 पूर्व तक वर्ष है। उसके बाद मेघालयन एज हो गए, इसे 42 से पूर्व से लेकर अब तक ये कालखंड चल रहा है। अर्थात हम पोस्ट क्रेवियन के महाकल्प के न्यूजोइक कल्प एवं होलियोसीन युग के अंतर्गत मेघालयन शक में निवास कर रहे हैं। और पुनः कुछ विद्वानों ने एंथ्रोपोसीन एज की बात की है, यानी मानव युग की बात की है। और यह वह काल अवधि है जिसमें मानव अपनी उत्पत्ति एवं विकास के उपरांत लगातार प्रभावित होता चला आ रहा है। तो जैसे कि हमने ये देखा था, जो ये कालखंड है, जितने भी हम कालखंड देखें, एक मिनट, हमने
जियोमोर्फोलॉजी देख रहे थे। जियोमोर्फोलॉजी में भूभौतिक विज्ञान के बारे में देख रहे थे। अब भूभौतिक विज्ञान के बारे में हम उच्च और स्थल की ऋतुओं का अध्ययन कर रहे थे और उसमें स्थल, उसके बाद कालखंडों के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर और कालखंडों के आधार पर हम देख रहे थे। कालखंडों में के आधार पर हम देख रहे थे कि किन कालखंडों में कहाँ उत्पत्ति हुई है, और इसमें हम भू आकृतिक जो विज्ञान है, माने जो जियोमोर्फोलॉजी है, इसमें हम सबसे पहले इसे कई भागों में विभाजित किया गया है पढ़ने के लिए। इसमें सबसे पहले हम भूगर्भिक समय सारणी देख रहे थे। भूगर्भिक जो समय सारणी है, इसमें हम पृथ्वी के उत्पत्ति कालखंड से लेकर वर्तमान तक हुई जितनी भी विभिन्न भूगर्भिक घटनाएं थे एवं जैविक विकास क्रम है तो उसका अध्ययन कर रहे थे। उसके बाद ये जब ये माना जाता है जब हमारी पृथ्वी में शीतलीकरण हुई यानी ठंडा हुई, तो ठंडा होने की प्रक्रिया से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी और तब से लेकर आज तक कालखंड में निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करके महाकल्प, कल्प, युग, अवशक, इन सारे कल्प को विभाजित किया गया। जो महाकल्प है यानी एओन जो है, एओन जो एज है, ये इस कालखंड को ये जो कालखंड है 4.5 अरब वर्ष से पूर्व से लेकर अब तक ये पाया जाता है और इसे 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, प्री क्रेबियन और पोस्ट क्रेबियन। प्री क्रेबियन 4.5 अरब वर्ष से लेकर 570 मिलियन वर्ष तक है और इसे भी कई वर्गों में विभाजित भी किया, जैसे एजोइक में, अर्चोजोइक और प्रोटोजोइक, इन कालखंडों में इसे विभाजित किया गया। जो अर्चोजोइक है, अर्चोजोइक में हमने देखा था कि पृथ्वी में पृथ्वी के जो प्रारंभिक अवधि है, इसे पृथ्वी के प्रारंभिक अवधि कहा जाता है अर्चोजोइक को, और इसमें पहली बार जो पृथ्वी की भूप्रपटी थी उसका विकास और उद्भव भी हुआ था और उस समय वायुमंडल की उत्पत्ति नहीं था, अभाव था, इसलिए कोई जीव उपस्थित नहीं था। जो अर्चोजोइक थे, अर्चोजोइक के कालखंड में हमने देखा था कि अर्चोजोइक कालखंड में देखा था कि इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, क्योंकि इसमें जो आरंभिक वायुमंडल है, आरंभिक वायुमंडल की उत्पत्ति हुई थी, जैसे उसके बाद कार्बनिक, सल्फोर और नाइट्रोजन गैसों की प्रचुरता और बहुलता पाई गई थी और साथ ही इन गैसों में से 60 से 80% जो मात्राएं हैं जलवाष्प में उपस्थित होती ही थी। और धरातल में पहली बार इससे जो अर्चोजोइक कालखंड में सागर, महासागर, नदी, झील अस्तित्व में आए थे और उत्पत्ति के संदर्भ में 2 वर्गों में से विभाजित प्रचलित है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी विशालकाय जलीय, जब पृथ्वी से कोई विशालकाय जलीय उनका पिंड टकराया होगा, इसलिए सागर, जो महासागर है, इस अस्तित्व में आए थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वी का वायुमंडल है, जलवाष्प वायुमंडल के ठंडा होने से इसका वायुमंडल ठंडा जब हुआ था, बादलों का उसका ठंडा होकर संग्रहित और एकत्रित होकर बादलों का निर्माण किया होगा और कई करोड़ों वर्षों तक अनवरत वर्षा हुई होगी, जिसकी वजह से पृथ्वी के जो गर्त क्षेत्र है वह जल से भर गए होंगे, इसलिए सागर और नदियों का, महासागरों का निर्माण हुआ होगा। और ऑक्सीजन की इस समय अनुपस्थिति थी और विशिष्ट, उसके बाद फिर भी कुछ मल्क्यूलस थे, उसके आपस में मिलने से पृथ्वी में प्रथम जीव अस्तित्व में आए थे, जिसे साइनो या आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। और ये आर्कियन जो जीव ही था वो विकसित होकर शैवाल के रूप में प्राप्त हुए थे, जिसे हम पादपलवक भी कहते हैं। और शैवाल युग, जैसे इसे इसी युग में शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई थी, जिससे जलवाष्प में पराबैंगनी किरणें का प्रहार हुआ और प्रहार से जो जल के कण थे, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयुक्त से जल का निर्माण होता है। तो ये जो जल कण थे पराबैंगनी किरणों के प्रहार से टूट गए और वायुमंडल गैस की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद प्रोटोजोइक जो कालखंड है, प्रोटोजोइक में इस कालखंड में पहली बार भूगर्भिक हलचलें हुई थी और हलचल की वजह से विश्व की कई महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों के उत्पत्ति हुई थी। जैसे भारत में अरावली पर्वत हो गए, सतपुड़ा हो गए, पूर्वी घाट आदि का निर्माण हुआ था। अरावली जो है दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रेणियां हैं, ये मुर्दार पर्वत श्रेणियां हैं और जैविक विकास क्रम में प्रोटोजोआ की प्रचुरता एवं बहुलता अस्तित्व में आई थी, इसलिए इसे प्रोटोजोइक कालखंड कहने लगा। उसके बाद जो अर्चोजोइक से लेकर जो प्रोटोजोइक कालखंड है, वहाँ दोनों इन लंबी दौर तक ये जो कालखंड है, पृथ्वी का अधिकांश भाग हिम से ढक गए थे और जिसलिए इसे हिम एज भी कहा जाने लगा। और भारत के संदर्भ में इसे धरवार हिमयुग कहा जाने लगा, जैसे कर्नाटक में धरवार जिले में प्राप्त होते हैं। उसके बाद पोस्ट क्रेबियन कालखंड देखते हैं। पोस्ट क्रेबियन कालखंड जो था उसका 570 से लेकर अब तक कालखंड ये चल रहा था। इसमें प्रोटोजोइक, मीसोजोइक, सेनियोजोइक और नियोजोइक था। पोलियोजोइक जो है
पोलियोजोइक, मिसोजोइक, सेनियोजोइक, अनोइक युग था। जो पोलियोजोइक है, पोलियोजोइक का कालखंड 570 से 570 मिलियन से वर्ष से लेकर 220 मिलियन वर्ष तक था। और पोलियोजोइक इसे भी 6 भागों में विभाजित करके दिखे थे, जैसे कि क्रेम्बियन हो गए, क्रेम्बियन, उसके बाद आर्डोवियन, उसके बाद सिल्यूरियन, डेवोनियन, उसके बाद कार्बोनियस और पर्मियन काल देखे थे। इससे जो ये कार्बेनियन कालखंड था, इसी के जो सागर के जो छिछले गर्त थे वहाँ पहली बार हृदयविहीन जंतुओं का उद्भव हुआ था, यानी पिलुए कीड़े का उद्भव हुआ था। उसके आर्डोवियन जो कालखंड है, इसमें जो हृदयविहीन जंतुएं थे वो पहली बार जैविक जंतुओं में पहली बार जैविक विकास हुआ था। और इस कालखंड में एक भूगर्भिक हलचलें हुई थी, जिसके वजह से कई भूगर्भिक हलचलें हुई थी, जिसे हम कैलेडोनियन ऑरेंज भी कहा जाता है। और उसके बाद यानी इस कालखंड में हलचलों के वजह से कई पर्वतों का उत्पत्ति भी हुआ था, जैसे कि यूरोप का स्कैंडेनिया जो पर्वत है उसका उत्पत्ति हुआ था, भारत के विंध्य पर्वत का उत्पत्ति हुआ था, भारत अमेरिका का जो उत्तर अमेरिका है उसका कैटस्किल का पर्वत का निर्माण हुआ था। और साथ ही अरावली पर्वत उसका पुनरुद्धार हो गया था। उसके बाद जो सिल्यूरियन कालखंड था, इसमें जो सागरीय जल क्षेत्र में पहली बार मछली अस्तित्व में आई थी, और तटों पर और नदी झीलों के तटों पर बिना पत्ती वाले वनस्पतियों का उद्भव भी हुआ था। और उसके बाद इसके पूर्व धरातल में किसी भी प्रकार के जीवन नहीं था। उसके बाद जो फिर डेवोनियन कालखंड था, डेवोनियन कालखंड में सागरीय जल क्षेत्रों में जो मछलियाँ थी, मछलियों का साम्राज्य ज़्यादा हो गया था, साम्राज्य बढ़ गया था। जो उसके बाद जो वनस्पतियाँ थी, पति विहीन जो वनस्पतियाँ थी, वो अब वो पति विहीन से अब पत्तियों आ गई थी उसमें, और तटीय क्षेत्र हरे भरे हो गए थे। उसके बाद कार्बोफेनियस जो कालखंड था, इसमें जो धरातलीय वनस्पतियाँ थी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से वो बृहद हुई, कठोर तने वाली बन गई। लेकिन जो घाटी झीलों में ये वनस्पतियाँ थी, कई कालखंडों में कई वर्षों तक इसका दफन की वजह से अनुकूल ताप और दाब का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से अनुकूल ताप दाब से कोयले का निर्माण हुआ, जिसे संसार में 90% से अधिक कोयले कार्बोफेनियस कालखंड के कोयले प्राप्त होती है। और इसी से कोयला युग भी कहा जाता है। और जो ये इस समय इसी कालखंड में धरातल पर सरीसृप वर्गों का उद्भव और विकास भी हुआ था। और उसके बाद वैश्विक कई वर्षों तक अनिवृत्त वर्षा हुए, जिसकी वजह से वैश्विक तापमान में गिरावट है। और जो अक्षांशीय क्षेत्र थे वो हिम से ढक गए थे, इसलिए इसे हिम युग भी कहा जाता है। उसके पार्मियन कालखंड आते हैं। जो पार्मियन कालखंड है, ये फिर उस कालखंड में भूगर्भिक हलचलें हुई थी। अब इसमें कई भागों में प्राचीन जो बलित श्रेणियाँ थी वहाँ निर्मित हुई, जैसे उत्तर अमेरिका में अल्मेशियन पर्वत का निर्माण हुआ, दक्षिण अफ्रीका में ड्रेबिन पर्वत का निर्माण हुआ, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइजिन रेंज का निर्माण हुआ, यूरोप का यूराल पर्वत का निर्माण हुआ, मध्य एशिया के पर्वत का निर्माण हुआ। उसके बाद मिसोजोइक कालखंड था। मिसोजोइक 220 से लेकर 75 मिलियन वर्ष पूर्व तक ये कालखंड थी। इसे भी 3 युग में बांटा गया, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटियस। जो ट्रियासी के कालखंड था, इस कालखंड अवधि में भूपटल में अत्यधिक मात्रा में पोटासी चट्टाने का निक्षेपण हुआ, और स्थलीय भाग में सरीसृप वर्ग थे वो बढ़े और बढ़कर डेमानूर के उद्भव में विकसित हुए थे। जुरासी कालखंड आता है। जुरासी कालखंड को डायनासोर वाले कालखंड भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय इस पृथ्वी पर डायनासोर का साम्राज्य था। और आसमान में पहली बार मुक्त रूप से उड़ने वाले पक्षियों का विकास भी हुआ था। पेड़ पौधों के डालियों पर उछल कूद करने वाले एक जीव का विकास भी हुआ था, जिसे हम उसके बाद इसी कालखंड में वनस्पतियों में पहली बार पुष्प या फूल आ गए थे, और जो वनस्पति थी परागण की क्रिया प्रारंभ करती थी। उसके बाद क्रेटेशियस जो कालखंड है, क्रेटेशियस कालखंड में उल्कापिंड का प्रहार हुआ। उल्कापिंड के प्रहार से जो विकिरणें निकली, विकिरणें से डायनासोर विलुप्त हो गए थे। और दुनिया का अस्तित्व में जो लावा निर्मित पठारे हैं उनकी उत्पत्ति हुई थी, जैसे दक्कन का पठार हुआ, उत्तर अमेरिका में कोलंबियन का पठार हुआ, दक्षिण अमेरिका के पराना का पठार हुआ, इथोपिया में अबिसिनिया का पठार हुआ, और आयरलैंड में अंतरिम पठार हुआ, इनका निर्माण हुआ था। और साथ ही धरातल पर विभिन्न स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति और विकास इसी कालखंड में माना जाता है। उसके बाद नियोजोइक आता है। जो नियोजोइक कालखंड है,
न्यूजोइक, जिसका कालखंड 75 मिलियन वर्ष से 11 मिलियन वर्ष माना जाता है। तो इस कालखंड में नवीन बलित पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई थी, जैसे यूरोप के अल्प्स, यूरोप के अल्प्स, अफ्रीका के एटलस, उत्तर अमेरिका के रॉकी और दक्षिण अमेरिका के एंडीज और भारत के हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। और अल्प्स की उत्पत्ति के कारण ही इस युग को एज ऑफ अल्पाइन और गाइन भी कहा जाता है। और उसके बाद ये इसे भी इस कालखंड में इसमें अधिकांश जो आज जितने भी स्तनधारी जीव पाए जाते हैं, अधिकांश जो जीवधारी के जो पूर्वज हैं उनका विकास इसी कालखंड में हुआ था, यानी सेनियोजोइक के कालखंड में ही हुआ था। ऐसे भी निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करके देखते हैं, जैसे कि पेलियोसीन, इरोसीन और पोलिगोसीन, मियोसीन और पोलियोसीन, इन कालखंडों में बांटा जाता है। जो पोलियोसीन है इसमें रॉकी, एंडीज और अल्पस था, उसका उद्भव हुआ। और आज विभिन्न शाकाहारी और मांसाहारी जितने भी जीव हैं उनके पूर्वजों का उद्भव पोलियोसीन कालखंड में हुआ था, जैसे गाय, भैंस, हिरण, इन सब का जितने हैं इनका पूर्वजों का निर्माण पोलियोसीन में हुआ था। इओसीन जो है, इस इओसीन कालखंड में ट्रांस हिमालय श्रेणियों का उद्भव हुआ था, और जो अल्पस और रॉकी की विकास भी हुआ था। और ओलिगोजोसीन है, इस कालखंड अवधि में भारत को जो बृहद हिमालय है उसकी उत्पत्ति हुई थी। साथ ही जंगलों में पहली बार पूछ विहीन यानी बिना पूछ वाले एक कपी देखा गया था, यानी जीव था जिसे कपी कहा जाता है, उसे देखा गया, जिसे एप भी कहते हैं। और बंदरों की भांति पेड़ों पर निवास करता था। और जो जीव वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि जो एप थे वो मानव जाति के पूर्वज माने जाते हैं। और उसके बाद मियोसीन कालखंड है। जो मियोसीन में मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, जबकि इसके पूर्व की जो श्रेणियां थी उसका निरंतर विकास हुआ था। और जो कपी था यानी जिसे हम एप कहते हैं, वो धरातल पर पहली बार पैर रखकर, दो पैर रखकर चलना सीख रहा था, जिसे बाद में कपी को जब ये चलना सीखा, इसका विकास हुआ, इसे हम होमो हैबिलिस कहते हैं। उसके बाद प्लेयोसीन आता है। प्लेयोसीन जो कालखंड है, इस कालखंड अवधि में शिवालिक श्रेणी का उद्भव और विकास हुआ था। जो दो पैरों पर चलने लगा था, अपी से होमो हैबिलिस बना। होमो हैबिलिस जो दो पैरों से चलना सीखने के बाद ये फिर अपना विकास किया, ये शिकार करना सीख लिया, तो इसे हम होमो इराकट्स कहते हैं। उसके बाद नियोसीन आता है। उसके बाद नियोजोइक कालखंड आता है, नियोजोइक इरा आता है, यानी नीरोजोइक कल्प आता है। इस कालखंड 11 मिलियन वर्ष से लेकर अब तक जो कालखंड है उसे कहा जाता है। इसे भी दो खंडों में विभाजित किया जाता है। प्लेस्टोसीन यानी हिमयुग कहा जाता है इसे। जो प्लेस्टोसीन है इसे 4 क्रम में इसे भी विभाजित किया जाता है, जैसे हिमयुगों के रूप में गुंज से मिंडोल, मिंडसरी से वर्म। और इसी काल अवधि में भारत के उत्तर भारत के जो विशाल मैदान उसकी उत्पत्ति हुई थी, हिमालय की पर्वत घाटियों की उत्पत्ति हुई थी। और उसके बाद उप ध्रुवीय देशों तथा हिमानी निर्मित झीलों की उत्पत्ति भी हुई थी। उत्तर अमेरिका की महान झील, जिसे द ग्रेट लेस ऑफ अमेरिका कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति हुई थी। और मानव इसी काल अवधि में पशुपालक भी बने थे और झुंड में लेकर चलना प्रारंभ कर दिए थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे और निरंतर पानी के खोज और चारे के खोज में भ्रमण करते थे, जिसे हम होमो सैपियन कहते हैं। उसके बाद दूसरा इसका जो नियोजोइक इरा है, दूसरा इसका कालखंड है होलियोसीन। जो होलियोसीन है 11,000 से 200 मिलियन वर्ष से लेकर अब तक ये प्रारंभ होता है। और इससे कालखंड में इसे होलियोसीन युग के से नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम होलियोसीन युग में हम निवास करते हैं। और हिमयुग की समाप्ति के उपरांत इस काल अवधि में जलवायु थे पुनः गर्म होने लगे, गर्म हुए और जिससे दुनिया के स्तर पर उष्ण मरुस्थलीय का निर्माण हुआ था। जो होलियोसीन युग था, इस समय जलवायु जो थे गर्म हुए, अत्यंत गर्म हुए, जिसके गर्म होने की वजह से दुनिया में उष्ण मरुस्थलीय स्थल का निर्माण हुआ था। जैसे अफ्रीका में सहारा और कालाहांडी की मरुस्थल हो गए। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल हो गए। और पश्चिमी एशिया के एवं भारत का थार मरुस्थल हो गए। इसका सबका विकास और उद्भव हुआ था। और तटीय मैदानों का भी उद्भव और विकास हुआ था। और उसके बाद मानव नदी घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ, कृषि युग में प्रवेश करने लगे थे और कृषि कार्य करना प्रारंभ कर लिए थे। और जब कृषि कार्य प्रारंभ करना सीख गए थे, इसीलिए इससे हम होमो सैपियंस कहते हैं। और वर्तमान भूगर्भ शास्त्रियों में इसे होमो हेलोसीन युग भी कहा जाता है। इसे 3 युगों में ये लोग शकों को 3 युगों में विभाजित कर
करते हैं, जैसे कि ग्रीन लेडिसन एज जो ये 11,000 से 200 से लेकर 8,000 वर्ष पूर्व तक माना जाए। नॉर्थ ग्रीपियन एज, उसके बाद मेघालयन एज जो 42 वर्ष पूर्व से लेकर अब तक ये कालखंड, अर्थात हम जो पोस्ट क्रेवियन के मध्य महाकल्प के न्योजोइक कल्प एवं हेलियोसिन युग के अंतर्गत मेघालय शक में निवास कर रहे हैं। और पुनः कुछ विद्वानों ने एथ्रोपोसिन एज की बात की है, ये मानव युग की, मानव युग उसे कहा जाता है। यह वह काल है, अवधि है जिसमें मानव अपनी उत्पत्ति और विकास के उपरांत लगातार प्रभावी होता चला जा रहा है।